डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? अगर मान लो कोई राजा है जिसका अपना ऐसा नहीं हो कि एग्जाम दे के तुम निकलो और तुम्हारे मन में पछतावा रहे कि थोड़ा सा और पढ़ लिया, के लिए जो भी हो सकता है। कैसा है डिकरा लोग? उम्मीद करते हैं कि तुम लोग का तैयारी ठीक ठाक चल रहा होगा। और एक ही महीना एग्ज़ाम का बचा हुआ है, तो थोड़ा बहुत घबराहट आना लाजमी है। जैसे जैसे एग्ज़ाम का डेट आएगा ये घबराहट बढ़ते जाएगा। घबराहट बढ़ने के साथ साथ तुम लोग का क्या काम है, तुम लोगों को करना है कि पढ़ाई का समय बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि घबरा करके छोड़ देना है और सोचना है कि कोई बात नहीं अगले साल देंगे। इस तरीके से अगर तुम्हारा ये आदत है कि इस बार छोड़ना है अगले साल देना है, तो तुम्हारा ये हमेशा आदत रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ बदल जाने वाला है। तो अपने आदत को बदलो और जो भी तैयारी नहीं हुआ है उसमें और जोर लग के तैयारी करो। 8 से 10 घंटा पढ़ाई करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि इस बार एग्ज़ाम पूरे तरीके से पूरे जोर से निकाले, ताकि जब तुम एग्ज़ाम देने जाओ तो तुम अपने आप से ये कह सको कि हम मेरे पास जितना समय था उस समय का पूरा इस्तेमाल किए जितना इस्तेमाल हो सकता था। ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ाम दे के तुम निकलो और तुम्हारे मन में पछतावा रहे कि थोड़ा सा और पढ़ लिए होते, थोड़ा सा और मेहनत कर लिए होते। तुम एग्ज़ाम दे के निकलो तो तुम्हारे मन में ये भावना आए कि हाँ ठीक है, मेरे पास जितना समय था हमने पूरा उस समय का यूज़ किया, सही इस्तेमाल किया, कहीं समय बर्बाद नहीं किया। हमसे जितना हो सकता था पूरा 100% दिए हैं। अगर इस भावना के साथ तुम अगर एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है, इसका मतलब तुमने मेहनत किया था। तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारा मेहनत है, उसके बाद रिजल्ट हो ना हो वो आगे होगा। अगर तुमने मेहनत सही किया है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग एग्ज़ाम अभी और 30 दिन ही बचा हुआ है, 30-35 दिन, क्योंकि 13 जुलाई से तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो तैयारी थोड़ा मेहनत ज़्यादा करो, 8 से 10 घंटा पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करो। जितना सिलेबस कंप्लीट होता है 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। जितना तुम लोगों ने पढ़ लिया है बस उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में अंत में प्रैक्टिस ही जाने वाला है। तुमने कितना कवर कर रखा है 100%, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुमने 50% कवर किया है और 50% तुमको पूरा कंठस्थ है, पूरा कंप्लीट किया हुआ है, रिवाइज किया हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है, तो वही एग्जाम में आएगा। तुमने 100% कंप्लीट करके एग्जाम में गया और कोई प्रैक्टिस नहीं है, वो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए 50 से 60% ही सिलेबस कंप्लीट करना है और पूरा उसको रिवाइज करके पूरा कंठस्थ करके जाना है। ठीक है? तो थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ गया हो कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे 1857 के बारे में कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ। कुछ भी ऐसा क्रांति, ऐसा आंदोलन, ऐसा विद्रोह हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह रहा होगा। तो हम लोग शुरुआत करेंगे पहले वजह से, उसके बाद देखेंगे कुछ स्थान के बारे में कि क्या स्थान था, कौन सा जगह था जो इसमें केंद्र में आया 1857 में, अच्छा भूमिका मतलब शानदार भूमिका निभाया, और कौन से लोग थे जो इसमें नेतृत्व में सामने आए, क्या क्या उनका योगदान रहा, और उनके साथ में जो लोग थे उनको किन अंग्रेज़ों का सामना करना पड़ा, किन से वो लड़े और वहाँ पे क्या परिणाम रहा। उसके बाद क्या वजह रहा कि 1857 का विद्रोह असफल हो गया। इतना बड़े पैमाने में होने के बाद भी कहाँ हम लोग चूक गए, या ऐसा हो सकता था कि हम लोग 90 साल पहले ही आज़ाद हो जाते, और अगर हम लोग उस समय आज़ाद हो जाते तो हमारा देश का नक्शा, हमारे देश की दशा कुछ और होती, क्योंकि 90 साल का जो बाद का समय था वो अंग्रेज लोग समझ गए थे कि अब हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं नहीं। तो अगर तुम किसी चीज़ में कुछ समझ जाओ, पहले जानकारी हो जाए कि अभी हमसे छूटने वाला है, तो इंसान प्रवृत्ति ऐसा है कि हम लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं उससे कंज्यूम कर लें, उसका लाभ उठा लें, फ़ायदा उठा लें। तो अंग्रेजों लोगों ने ऐसे किया कि 1857 का विद्रोह जैसे ही खत्म हुआ, दबाया, फिर से स्थिति कंट्रोल में आई। अंग्रेजों ने बहुत सारे ऐसे फूट डालो, राज करो, ये नीति, अंग्रेजों मुसलमान को अलग कर दो, SC ST को अलग कर दो, इस तरीके से बंगाल अलग करना, ये सारे इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पे अगर देखा गया कि अगर ये हम लोग साथ रहेगा तो फिर से हम लोग ऐसा झेलना पड़ सकता है। तो उसी चीज़ को देखेंगे कि हम लोग क्या क्या हुआ 1857 विद्रोह में, क्या कारण है, वजह है, कौन से जगह स्थान है। तो जो ऐसा नहीं होगा कि जो भी लड़का पढ़ रहा है हिस्ट्री या कोई एग्जाम का तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें GS है, वो 1857 के बारे में नहीं जानता है। वो एक दो बार बिल्कुल 1857 के बारे में पढ़ लिया होगा, बहुत कुछ जानता भी होगा, और हो सकता है कि बहुत कुछ हमसे यहाँ पे छूट भी जाए। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उसको यहाँ पे फ़ायदा हुआ कि वो लोग समझ जाएंगे, और जो लोग जानते हैं उसको ये भी फ़ायदा होगा कि रिवाइज हो जाए। हो सकता है कुछ अच्छा बातें, कुछ नया बातें यहाँ पे सीखने को मिल जाए, कुछ तुमको याद आ जाए जो पहले पढ़ा था अभी दिमाग में नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखो और लास्ट में कमेंट करो कि क्या छूट गया मेरे से, क्या मिस्टेक हो गया, और हम लोग क्या इसमें सुधार कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं आज का 1857 का विद्रोह। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कारण के बारे में कि आज का कारण क्या है। 1857 1857 में क्यों चुना गया? अंग्रेज लोग तो 1600 ईस्वी से आ गए थे, 1700 में हो जाता, 1757 में हो जाता, 1800 में हो जाता, या 1900 में होता, बाद में होता, 1857 को ही क्यों हुआ? 1857 होने की वजह ऐसा तो नहीं है कि अचानक से 1857 में ही विद्रोह स्टार्ट हो गया हो कि हाँ ठीक है अब अंग्रेजों का हो गया,
इतना दिन राज कर लिया है, 100 साल, अब क्या करे, भगाना है, ऐसा नहीं है। 1857 के पीछे बहुत पहले से ये सब चीज़ें चल रहा था। कोई भी चीज़ों को तुम दबाओगे, किसी के ऊपर तुम शोषण करोगे, तो जब तक वो कमज़ोर है तब तक तो बर्दाश्त कर लेगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो उस कमज़ोरी होने के बावजूद भी, या हो सकता है ऐसा परिस्थिति बदले तो उसमें विद्रोह फूटे। जैसे आमतौर पर हम लोग गार्जियन के प्रति देखते हैं, गार्जियन लोग बच्चों पे इतना चढ़ जाते हैं कि वो उसको दबाए रखते हैं कि हाँ ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वहाँ नहीं जाना है। और यही वजह होता है कि बच्चे लोग थोड़ा जैसे ही बड़े होते हैं, 15 साल के, 18 साल के, उनमें विद्रोह की भावना आ जाती है। वो इसलिए आता है क्योंकि हम लोग इस तरीके से उस पर दबाए होते हैं, उस पर दबाव बना के रखते हैं। क्योंकि देखो, बच्चा छोटा है अभी, तो वो तो पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर निर्भर है, चाहे वो पैसे के मामले में हो, खाने के मामले में हो, रहने के मामले में हो, कुछ भी मामले में, प्यार के मामले में हो, हर एक मामले से तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम उसे जो कहोगे, और इसी बात का फायदा उठाते हैं कुछ लोग, कुछ गार्जियन, कि उसको दबाए रखते हैं कि हाँ ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं जाना। और वही बच्चा जा करके आगे विद्रोही होता है, फिर बोलते हैं कि माँ बाप बात नहीं मानता। वो उस समय बात नहीं मानना चाहता था, लेकिन क्या है कि उसने दबा के रखा। इससे बेटर है कि उसको थोड़ा प्यार से, प्रेम पूर्वक जो भी बातें बताना है कि सही गलत, ऐसा सही है, ये गलत है, ऐसा कर सकते हैं। खैर, ये तो गार्जियनशिप वाला बात हो गया। हम लोग देखते थे 1857 में भी यही हाल है। अंग्रेज लोग आए, यहाँ पे शासन किए, यहाँ पे कब्जा किया, लोगों पर अधिकार जमाया। और वो लोग इतना, यहाँ पे आर्थिक स्थिति, आर्थिक पैमाने पे देखो, या सामाजिक, या धार्मिक, या फिर राजनीतिक मामला, कोई भी मामला देखो, कोई भी पैमाना देखो, हर एक तबके के लोग, चाहे वो राजा हो, जमींदार हो, किसान हो, पंडित हो, पुरोहित हो, हर तबका का लोग उससे परेशान था। और ये परेशानी जब से अंग्रेज लोग यहाँ पे आया, तब से स्टार्ट हो गया था। ये इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ पे रहने के पीछे मकसद यही था कि यहाँ से ज़्यादा फायदा उठाना, यहाँ से ज़्यादा शोषण करना, जिससे जितना ज़्यादा फायदा हो सकता है, वो यहाँ का धन, यहाँ का सामान, यहाँ का अनाज, यहाँ का जमीन, सब कुछ से जितना ज़्यादा फायदा हो सकता था उससे कमाना चाहता था। उन लोगों को यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं था कि वो लोग रहे या जिए, और उन लोगों को इतना ही रहने दिया था ताकि वो आगे चल के फिर से काम करे हमारे लिए और हमारा फायदा कर सके। तो इसमें वो देखते हैं कि जितने तबके के लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, सबसे तो मेन राजनीतिक लोग हों, यानी राजा महाराजा, क्या कर दिया गया, इनसे इनका राज्य छीन लिया गया, इनकी शक्तियाँ छीन ली गई, और इनका जो क्षेत्र है उनको कम कर दिया गया, और इनको पेंशन पे जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। जैसे हम लोग थे बहादुर शाह जफर, नाना साहब, ये सब। और उसके साथ ही साथ इतना तक तो ठीक था कि वो लोग शासन कर रहे हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। इसके बाद इन लोग लेके आते हैं एक चीज, सहायक संधि। अब ये सहायक संधि क्या है? सहायक संधि मतलब समझौता, ठीक है। तो सहायक संधि वैसा समझौता था कि अगर कोई राज्य अंग्रेज से हार गया, उसके बाद उसको अंग्रेजों के साथ में संधि या समझौता करना होता था। और उस समझौते में ये लिखा होता था कि अब से जो है आप, राजा जो है अपना सैनिक नहीं रख सकता है। सैनिक किसका रहेगा? वो सैनिक रहेगा उस अंग्रेज का। और अंग्रेज का सैनिक रखने का उसका खर्चा कौन देगा? वो राजा देगा। यानी कि राजस्व से, यानी राज्य से राजा जो है उस सैनिक का खर्चा उठाएगा, और वो सैनिक किसका होगा? अंग्रेज का। इससे अंग्रेजों को फायदा क्या हुआ कि राजा अब कभी विद्रोह नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास अपना सेना नहीं है विद्रोह करने के लिए। और साथ ही साथ दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी होता था जो डिसाइड करता था, निर्णय लेता था कि आप अब किससे क्या संबंध रख सकते हैं। आपको अगर किसी और राजा से बात करना है, किसी और राज्य क्षेत्र से बात करना है, या व्यापार करना है, कुछ भी करना है, तो आप मेरे परमिशन यानी इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। ये था सहायक संधि। इसके बाद एक चीज और इसमें आता है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हिंदी में भी इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही पढ़ते हैं। मुझे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पता है, अगर किसी को हिंदी पता हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इसका हिंदी क्या होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? अगर मान लो कोई राजा है जिसका अपना नेचुरल यानी प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है, अपना संतान नहीं है, तो वो राज्य जो है खुद ब खुद अंग्रेज के क्षेत्र में, यानी अंग्रेजी क्षेत्र में, ब्रिटिश के क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर वो अपने आप आ जाएगा, अगर कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो। मान लो कि कोई राजा है, उसका अपना बेटा नहीं है, या कोई संतान ही नहीं है, जैसे कि झांसी में एक उसका संतान हुआ, लेकिन क्या हुआ, वो खत्म हो गया, डेथ हो गया। अब क्या हुआ, उसका अपना संतान नहीं रहा। जैसे अपना संतान नहीं रहा तो अंग्रेज, ये क्या लागू हो जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू हो जाता है। और उसके तहत क्या होता है, वो राज्य जो है अब ब्रिटिश के अंडर होगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में खुद ब खुद आ जाएगा बिना कुछ कहे। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इससे क्या हुआ, पूरा राजनीतिक माहौल भी, मतलब जो भी राजा महाराजा सपोर्ट में थे वो भी क्या हो गए, इनसे नाराज हो गए। उसके बाद आता है धार्मिक मामला। धार्मिक मामला में क्या था? अंग्रेज लोग धर्म के मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। जैसे सती प्रथा। सती प्रथा भारत में पहले से चला आ रहा था, भले ही प्रथा खराब था, बुरा था, होना नहीं चाहिए था ऐसा। तो जो नहीं, कोई अगर सती प्रथा क्या है अगर इसको नहीं पता है, कि अगर किसी का हस्बैंड खत्म हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो उसकी वाइफ को, उसकी पत्नी को उसके साथ ही उसी चिता पर जला दिया जाता था। ये था सती प्रथा। यानी कि अगर पति की मृत्यु हो गई है, उसके साथ ही उसकी बीवी को उसके साथ जला दिया जाएगा। ये इसलिए किया गया था ताकि अगर मान लो कि कुछ कम उम्र में
पति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके बीवी को कौन देखेगा, क्योंकि उस समय की ना बीवी पढ़ी लिखी होती थी, ना अपने अपने भरण पोषण में खुद क्या कर सकते, कमा कमा के खा सकती थी, तो अपने अपने सक्षम अपने पैर पे खड़ी नहीं थी, तो उसका कोई ना कोई उसको यूज करता, उसको समाज में रहने नहीं दिया जाता। इससे लोगों ने क्या उपाय निकाला, इसका उपाय यह निकाला कि हम लोग उसको सती कर देते हैं, ताकि जो पति अगर खत्म हो, यानी जिसके ऊपर वो डिपेंड था, जिसके वजह से वो जी रही थी, जिंदा थी, खाना पीना रहना खाना सब कुछ, अब क्या करेंगे, उसका कौन देखेगा, इससे बेटर है उसको जला के खत्म कर दो। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला था, इसका उपाय निकाला था, जो कि गलत था, वाजिब बात है, किसी को सबको जीने का अधिकार है। तो ये सती प्रथा था, इनमें अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया और इसको खत्म करवाया। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह। पहले क्या होता था कि अगर कोई स्त्री, मान लो कि जहाँ पे सती प्रथा नहीं है, कुछ कुछ जगह था जो सती प्रथा नहीं था, और कोई विधवा रह गई, तो विधवा का पुनर्विवाह नहीं हो सकता, उसको अब वैसे ही जीवन जीना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी कम उम्र में विधवा हो या ज्यादा उम्र में हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद नरबलि, कुछ कुछ जगह नरबलि दिया जाता था, जैसे ही पशु बलि दिया जाता है उसी तरीके से नरबलि दिया जाता था। ये सारी कुरीतियां थी जिसको अंग्रेजों ने सुधारा, लेकिन ये धर्म के मामले में हस्तक्षेप था, तो कोई बाहर का करके उसको सुधारे, तो धर्म के जो ठेकेदार वगैरह होते हैं, पंडित पुरोहित, वो लोग चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, अगर हमको लगता है कि खराब है, गलत है, तो हम लोग सुधारेंगे, इस तरीके से। और इसके साथ ही साथ इन्होंने ईसाई धर्म का भी प्रचार करना शुरू कर दिया। ईसाई धर्म का प्रचार इसलिए किया ताकि अपने व्यापार के लिए, वो हम लोग अलग चैप्टर में देख लेंगे। ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू किया और दूसरे धर्म को नीचा दिखाना शुरू किया कि हाँ, हिंदू धर्म खराब है, बुरा है, आप लोग पेड़ को पूजते हैं, जानवर को पूजते हैं, पृथ्वी पूजते हैं। तो ये सब हम लोगों का मजाक उड़ाया गया, और इसके साथ क्या हुआ, धार्मिक हम लोगों को ठेस पहुंचा, तो धार्मिक लोग भी इससे नाराज हो गए। उसके बाद आता है सामाजिक। सामाजिक में अंग्रेज लोग तो यहाँ पे रहने बसने नहीं आए थे, अंग्रेज लोग यहाँ पे आए थे केवल शासन करने के लिए, और जितना से ज्यादा यहाँ से होता है शोषण करने। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज लोग कभी भी किसी को बराबरी नहीं समझे, जैसे हम लोग, जैसे पहले चला रहा था, जो ब्राह्मण है, राजपूत है, क्षत्रिय है, इस तरीके से, तो उन सबको वो लोग क्या करते थे, एक जैसा ट्रीट करते थे, एक जैसा व्यवहार करते थे। तो उन लोग क्या के साथ जितने भी सामाजिक हैं, जो भी जाति है, सबको क्या किया, लोअर कास्ट में रख दिया गया, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, सबको एक जैसा ट्रीट किया गया। तो इससे क्या हुआ, समाज के लोगों को भी यहाँ पर झेलना पड़ा अंग्रेजों का ये व्यवहार, इससे समाज के लोग भी इस चीज से परेशान हुए। उसके बाद आता है आर्थिक। आर्थिक स्थिति, जब से अंग्रेज लोग यहाँ पे आए थे, आर्थिक स्थिति तो वैसे भी खराब होना ही था, क्योंकि अंग्रेज लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ पे रहने के लिए नहीं, इसको समृद्ध बनाने के लिए नहीं, यहाँ से आए थे ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने के लिए, ज्यादा से ज्यादा शोषण करने के लिए, जितना ज्यादा लाभ हो सकता है वो। तो सारा का सारा क्या हो गया, जैसे किसान हो गए, जमींदार हो गए, ये सब क्या हो गया, सबके सब परेशान हो गए। तो ये सब वजह था उस समय का कारण का, कि राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक। इसके बीच में एक तत्कालिक कारण आता है कि कोई भी घटना होने के लिए कारण तो होना ही चाहिए, कि बहुत लंबा समय से कारण होगा, उसके साथ ही साथ एक तत्कालिक कारण भी होगा। तत्कालिक कारण में यह था, वो है कारतूस। कारतूस में ये उस समय में समाचार में अफवाह में फैला कि उसमें गाय का चर्बी, अब अफवाह या सच, ये सच ही होगा, क्योंकि देखो हम लोग भी किताब से, कहानी से ही पढ़ते हैं। अब ये जो भी है, उस समय अफवाह फैल रही है, जो कारतूस में चर्बी यूज हो रहा है, वो गाय और सुअर की चर्बी यूज हो रही है, ठीक है, गाय और किसकी, सुअर की चर्बी यूज हो रही है, सुअर की चर्बी। अब गाय किसके लिए धर्म है, धार्मिक है, पवित्र है, गाय जो है पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म के लिए, और सुअर जो है वो अपवित्र माना जाता है किसके लिए, मुसलमान के लिए। अब दोनों, इस कारतूस में क्या चर्बी लगा हुआ था, नुकसान ये, उसमें प्रॉब्लम ये था, समस्या ये था कि उस कारतूस को मुंह से छील करके फिर राइफल में भरना होता था। तो अगर ये मुंह से छील करके भरे, तो गाय का चर्बी लगा हुआ, इससे कौन नाराज हो गए, हिंदू धर्म के लोग नाराज हो गए कि गाय को हम पवित्र मानते हैं, तुम उसका चर्बी लगा के इसमें कर रहे हो, और क्या हो गया, वो लोग नाराज हो गए। सुअर से कौन हो गए, मुस्लिम लोग, कि मेरे लिए अपवित्र है, तुम इससे चर्बी लगा करके हम लोग से काम किया जा रहा है। तो हम लोग का क्या हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया इस चीज से। अब इससे क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम दोनों एक हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए कि हम लोग ये नहीं करेंगे। इसी बीच में बगावत करते हैं कौन, मंगल पांडे। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से आते हैं। मंगल पांडे, पांडे टाइटल से समझ रहे होंगे कि ये पंडित हैं। तो इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने विद्रोह जारी किया, विरोध स्टार्ट किया, और इन्होंने वहाँ के जो भी कमिश्नर थे, जनरल थे, उस पर फायर किया, और इसको फांसी की सजा सुना दिया गया। जैसे ही फांसी की सजा होता है, तो वहाँ से सारे सैनिक लोग विद्रोह कर देते हैं और वहाँ से भड़क जाते हैं, और वहाँ से मेरठ से ये विद्रोह शुरू हो जाता है, और ये विद्रोह फिर धीरे धीरे पूरे देश भर में फैलना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा 1857 के विद्रोह का कारण। अब देखते हैं हम लोग कुछ कुछ क्या क्या इसका स्थान रहा।
तो इसमें जो मुख्य स्थान है, जो हम लोग जैसे भी देखें कि शुरुआत जो होता है वो मेरठ से स्टार्ट होता है। तो डायग्राम की वजह हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं। मेरठ से 1857 के विद्रोह का शुरुआत होता है और ये लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? दिल्ली। रातों रात ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल शासक थे, 82 ईयर्स ओल्ड यानी 82 वर्ष के थे ये, और इनको क्या बना दिया गया? इस विद्रोह का मुखिया बना दिया गया। सैनिकों ने इनसे आग्रह किया कि आप इसको नेतृत्व कीजिए, आप इसको कमान संभालिए, अब हम लोग आपको ही राजा मानेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। तो बहादुर शाह जफर उसका कमान संभालते हैं और उसके बख्त खां या फिर बैरम खां, बख्त खां शायद, बख्त खां उस समय के सेनापति होते हैं, वो दोनों मिलकर के, बहादुर शाह जफर और बख्त खां, इसको एक बार देख लेंगे, चेक कर लेंगे सही है कि नहीं। तो बख्त खां वहां से दिल्ली से संभालते हैं। दिल्ली के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं, पहुंच जाते हैं कहाँ? अवध। अवध यानी कि लखनऊ। लखनऊ से किसने संभाला कमान? यहां पर से कमान संभालते हैं बेगम हजरत महल। बहादुर शाह जफर के समय में यह घोषणा कर दिया गया था कि आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर होगा, इसके बाद से कोई मुगल शासक नहीं होगा। अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दिया था। इसके बाद से जो भी मुगल हैं उसको केवल राजकुमार माना जाएगा और हम लोग उसको कोई पेंशन वेंशन देने वाले हैं नहीं। वो अब कोई मुगल शासक नहीं होगा। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल शासक है। तो बहादुर शाह जफर उससे नाराज थे। बेगम हजरत महल ये अपना बेटा को बनाना चाहती थी और तो ये भी इससे नाराज थी। और इसके बाद आता है कानपुर। अवध के बाद कानपुर से नाना साहेब, ये भी पेंशन पे थे, इनका भी पेंशन रोक दिया गया, ये भी नाराज हो गए नाना साहेब। इसके बाद आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद से लियाकत अली। लियाकत अली, तो लियाकत अली इलाहाबाद से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आरा के जगदीशपुर से, आरा एग्जाम में दोनों आ सकता है, या तो जगदीशपुर या तो आरा। तो अगर आरा या जगदीशपुर आए, आरा जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, ठीक है। आरा जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। उसके बाद पहुंचता है विद्रोह झांसी। झांसी से भी, झांसी का तो सबको पता होगा, झांसी से लक्ष्मीबाई, ठीक है। पटना से पीर अली, पुस्तक विक्रेता है पीर अली। पीर अली किताब पुस्तक विक्रेता है जो किताब बेचते थे और किताब में भी ऐसी ऐसी कहानियां, कविता रहती थी कि वो स्वतंत्रता के प्रति यानी भारत के प्रति क्या हो, लड़ने के लिए, विद्रोह करने के लिए लोगों में आग भड़काने का काम करते थे पीर अली। और इसलिए इनको भी पुस्तक विक्रेता बंद कर दिया गया था। तो ये लोग क्या किए? पीर अली पटना से 1857 विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। ये मुख्य है, इसको याद रखेंगे। तो ये सारे जगह थे जहाँ से लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया। बहादुर शाह जफर दिल्ली से, अवध से यानी लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, इलाहाबाद से लियाकत अली, आरा जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह और झांसी से लक्ष्मीबाई और पटना से पीर अली। अब देखते हैं कि यहाँ पर से कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जो इन लोगों के साथ लड़ना पड़ा। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के साथ में दो अंग्रेज अधिकारी थे जो लड़े, उनका नाम निकलसन और हड़सन। निकलसन एवं हड़सन। कभी कभी एग्जाम में अगर अधिकारी का नाम पूछता है तो अधिकारी का नाम भी याद होना चाहिए। बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ रही थी, उनके सामने जो लड़े थे कैंपबेल। कानपुर से नाना साहब के साथ लड़े थे कैंपबेल। और इलाहाबाद में कर्नल नील और आरा जगदीशपुर से विलियम टेलर एंड आयर, टेलर और आयर, ये दो आदमी है। झांसी का सबको याद होगा फिरोज। और पटना का तो मुझे भी पता नहीं है, जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि पटना से कौन लड़ रहे थे। तो ये सब कुछ लोग हैं जो 1857 के विद्रोह में सबसे सामने आए।
इनमें से जो लोग हैं जो शामिल नहीं हुए, अगर एग्जाम में सवाल आता है कि कौन सा वर्ग था जो 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं हुआ, वो था शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग, ये लोग शामिल नहीं हुए। सिंधिया परिवार, सिंधिया परिवार का भी अहम भूमिका है इस 1857 के विद्रोह को असफल कराने में, इसको भी देखते हैं। और साथ ही साथ दक्षिण भारत, ज्यादातर दक्षिण भारत क्या रहा, नीचे वाला हिस्सा वो क्या रहा, 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, यानी कि दूर रहा। सिंधिया परिवार ये क्या, इन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया, अंग्रेज का साथ दिया। जब सेना जो है मेरठ से दिल्ली आ रही थी, तो दिल्ली आने में क्या हुआ कि अब सारा जो गन है, सारा जो बम है, मटेरियल है, सब जो भी हथियार वगैरह है, वो सब कहाँ था, दिल्ली में था। सिंधिया परिवार ने क्या किया, उस दिल्ली फैक्ट्री में जहाँ पे सारा हथियार था उसमें आग लगवा दिया। और ये आग लगवाने से क्या हो गया, सेना के पास जो हथियार होना चाहिए था वो हथियार कम हो गया। और ये भी एक परिणाम हुआ, एक वजह रहा कि सेना ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लड़ पाई। इसको हम परिणाम में देखते हैं। देखो क्या वजह था विफलता के कारण, ये तो हो गया कारण क्या क्या था। अब ये जो सफलता हम लोगों को नहीं मिल पाया, अंग्रेजों को हम लोग अच्छी तरह पूरी तरीके से खदेड़ नहीं पाए, भगा नहीं पाए, विफलता का कारण क्या था। विफलता के कारण में सबसे जो मुख्य कारण आता है, वो मुख्य कारण है कि कोई एक संगठित या केंद्रीय कारण नहीं था, सबका अपना अपना कारण था। जैसे नाना साहेब का क्या था, पेंशन रुका हुआ था तो वो अपने लड़ रहे हैं। बहादुर शाह जफर, पहले शुरू स्टार्ट करते हैं। बहादुर शाह जफर जो है, बहादुर शाह जफर का पेंशन रुकने वाला था और उनके किसी भी इसको अंतिम मुगल शासक बोला गया और बोला गया कि अब से कोई मुगल शासक नहीं होगा, केवल राजकुमार होगा। इनका अपना कारण था। बेगम हजरत महल, इनको अपने बेटे को यहाँ बनाना था राजा, इनका अपना जो बेटा था। और नाना साहेब का पेंशन रुक गया इस वजह से। कुंवर सिंह का अपना जो है जमींदारी, इसका जमींदारी जो है खत्म हो, खतरे में पड़ गया, ये बंद कर दिया गया था। ये उसके विद्रोह में ले रहे थे लक्ष्मीबाई, वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के शिकार। ये सब क्या है, ये सब का अपना अपना वजह था। ऐसा कोई वजह नहीं था कि हमें भारत देश का आजाद कराना, उसमें कोई राष्ट्रीय या केंद्रीय कारण नहीं था। तो पहला वजह क्या रहा कि सबका पर्सनल मैटर, पर्सनल काउज या कारण लिख सकते हैं, सबका अपना क्या था, केंद्रीय कारण था। दूसरा कारण क्या है, नेतृत्व की कमी, नेतृत्व की कमी, कि कोई ऐसा नेता नहीं था जो उसको नेतृत्व कर सके। बहादुर शाह जफर, वो 82 ईयर्स के ओल्ड बुजुर्ग व्यक्ति, वो इस आंदोलन को सही दिशा नहीं दिखा पाए। इससे क्या हो गया, 1857 विद्रोह फेल हो गया और सफल रहा। इसके बाद आधुनिक हथियार का कमी, जैसे हम लोगों ने भी देखा कि सिंधिया परिवार ने क्या किया। एक तो आधुनिक हथियार का कमी वैसे ही था क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे और यहाँ पे लोग, भारतीय लोग किससे लड़ रहे थे, कोई तलवार लेके, कोई लाठी लेके, कोई कुछ लेके, जिसके पास जो मिला है वो उस हिसाब से लड़ना शुरू किया। और अंग्रेज लोग किससे, बंदूक से, जो उस समय के मॉडर्न हथियार होंगे उससे लड़े थे। और साथ ही साथ यहाँ पे हथियारों की कमी, इतने सारे लोग थे लेकिन क्या हो गया, हथियारों की धीरे धीरे कमी हो गई भारतीय सेना के पास। और उसमें भी सिंधिया परिवार ने क्या किया था, उस फैक्ट्री में जो कारखाना था जहाँ पे हथियार गोदाम था उसमें आग लगवा दिया। उससे क्या हो गया, हथियार कमी हो गया। और बस ये कुछ कारण है जिससे कि विफलता का कारण है। इसमें क्या, हथियार कमी हो गया और ये युद्ध बहुत लंबा खींच गया 1857 का। और अंग्रेजों ने ये प्लान बनाया कि हथियार इन लोगों के पास है नहीं, इससे क्या होगा, इसको लंबे समय तक खींचो, बहुत देर तक ये लोग टिकेंगे नहीं, मतलब ये लोग इतना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन लोगों ने क्या नीति अपनाया कि इन लोगों को हथियार है नहीं, लोग ज्यादातर सर्वाइव नहीं करेंगे, इसलिए इस विद्रोह को ज्यादा लंबा खींचो। इसलिए ये विद्रोह क्या गया, 10 से 11 महीने तक चलता रहा। इसलिए ये सब क्या था, असफलता के कारण। इसमें से अब देखते हैं कि क्या क्या इनका, किनका किनका क्या राय रहा। जैसे वी डी सावरकर, वी डी सावरकर, इन्होंने इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, वी डी सावरकर। अंग्रेज अधिकारियों ने इसे क्या कहा, सिपाहियों का विद्रोह। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या है, लॉरेंस एंड सीले। टी आर होम्स, टी आर होम ने बर्बरता और सभ्यता,
के बीच युद्ध। ठीक है। टी.आर. रोम एक अंग्रेज अधिकारी हैं, उन्होंने बर्बरता किसे कहा होगा? सेना विद्रोह को। और सभ्यता किसे कहा? अपने आप को सभ्य माना होगा। और उसने क्या कहा कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था और कुछ नहीं। ये सब कुछ है जो लोगों का ओपिनियन रहा 1857 विद्रोह के बारे में। अब इसका परिणाम देखते हैं, परिणाम क्या रहा 1857 का विद्रोह का परिणाम क्या क्या रहा। परिणाम जैसे इन्होंने राष्ट्रीयता की आग जो है, राष्ट्रीयता का आग या राष्ट्रीयता की भावना, आग से कहने से बेटर है भावना का है। राष्ट्रीयता की भावना सब में जागृत किया कि हम लोगों का एक राष्ट्र होना चाहिए भारत, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अलग अलग बैठ के रहें। और सब में एकता दिखाई दिया। इसका एकता क्या, हिंदू मुस्लिम क्या हुआ, सब एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात यहाँ पे थी, सब एक साथ लड़ रहे थे। और इसका सबसे मेन परिणाम क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन चला गया। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आज़ाद हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन गया और डायरेक्ट किसके हाथ में चले गए हम लोग, ब्रिटिश के हाथ में। अब हम लोग किसके अंडर में रहेंगे, ब्रिटिश का शासन स्टार्ट हो गया, यानी हम लोग डायरेक्ट अब अंग्रेज के अंडर में आ गए। और इसका परिणाम क्या रहा, सेना में भारतीयों की कमी की गई, ज्यादा से ज्यादा यूरोपियों को लाया गया और सेना में भारतीयों की कमी। इसके बाद उन अंग्रेज अधिकारियों ने ये प्रॉमिस किया, ये वादा किया कि अब से जो है हम लोग धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो उन लोगों ने धर्म से दूरी बनाई। ठीक। और उन लोगों ने एक काम और किया कि उन लोगों ने भारतीयों को अपने उसमें शासन व्यवस्था में, कार्यपालिका में, विधायिका में शामिल करना शुरू किया। और साथ ही साथ इसमें फूट डालो और राज करो की नीति का स्टार्ट हो गया यहाँ से। ये अंतिम के जो 90 साल है, 90 साल कौन से, 1857 से लेकर के 1947 तक, ये अंतिम का 90 साल ज़्यादा खतरनाक था। इसी में मुस्लिम अलग हुए, SC/ST अलग किया गया, बंगाल विभाजन किया गया, ये सब इसी दौरान हुआ। तो अंग्रेज लोगों को अब समझ में आ गया था कि हम लोग ज़्यादा दिन यहाँ पे सर्वाइव करने वाले हैं नहीं, रहने वाले हैं नहीं। तो जो जितना से ज़्यादा हो सकता है उतना यहाँ से लूट के जाना बेहतर है। तो इसलिए क्या हुआ, ये 90 साल हम लोग का ज़्यादा महंगा पड़ा बजाय कि वो 100 साल के। तो अगर हम लोग 1857 आज़ाद हो जाते तो हम लोग का देश का छवि कुछ और होता, हम लोग की परिस्थिति कुछ और होती। तो ये था हमारा 1857 का विद्रोह। इसका कारण, परिणाम, विफलता के कारण ये सब हम लोगों ने देखा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा 1857 के विद्रोह ये इस वीडियो के माध्यम से। तो ये था हमारा 1857 का विद्रोह। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला होगा, जानकारी, कुछ रिवीजन हो गया होगा आप लोगों का। और कुछ इसमें अगर गलत है या फिर छूट गया है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ताकि हम उसको अगर नेक्स्ट लेक्चर में सुधारने की कोशिश करेंगे। वैसे भी अगर इस लेक्चर के माध्यम से नहीं है और भी किसी लेक्चर के माध्यम से हम और क्या बेटर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।